और सच्चाई तो यह है दोस्तों कि इंडिया में ना सीसी देखकर अपग्रेड होते हैं, कितने सीसी की है, आपको क्या चाहिए या इंसान को क्या चाहिए वो ज़्यादा सोचते नहीं है इंडिया में। दोस्तों वेलकम टू फैल्कन राइडर्स इंडिया। और आपको मैं बताऊं एडीवी एडवेंचर टूरिंग बाइक्स। देखो ये बाइक्स जनरली ऐसी होती हैं जो आपको हाईवे पे भी पूरा मज़ा दें और ऑफ रोडिंग ट्रेल्स पे भी बिल्कुल भी मौज में कमी नहीं होनी चाहिए, मतलब एंटरटेनमेंट चलता रहना चाहिए, मज़े पूरे आते रहने चाहिए। ऐसी बाइक जो आपको हाईवे पे ऐसी जगह पहुँचा दे जहाँ पे आप थोड़े बहुत ट्रेल्स ऑफ रोडिंग कर सकें, जिसका परफेक्ट एग्जाम्पल है लद्दाख और स्पीति जैसे सर्किट, जहाँ पे आपको ऐसी कोई भयंकर आउट ऑफ द बॉक्स सुपर ऑफ रोडिंग भी नहीं करनी है, पर स्टिल ऑफ रोडिंग ट्रेल्स हैं, खराब रास्ते हैं, कुछ कुछ वाटर क्रॉसिंग्स हैं और वहां तक पहुंचने के लिए जो हाईवे वाला रास्ता है। तो ये सब करने के लिए जो आपको एक बाइक चाहिए होती है जनरली वो एक एडवेंचर टूरिंग बाइक होती है। और इस दुनिया में अगर मैं बिग टॉयज की बात करूं या बड़े प्लेयर्स की बात करूं तो उसमें आ जाती हैं आपकी ट्रायम्फ की टाइगर, BMW 1300 1250 जो GS है, अफ्रीका ट्विन वर्सेस डुकाटी की डेजर्ट एक्स और ऐसी बहुत सारी बाइकें, ट्रांसलैप होंडा की और शायद एक आधी और जो मैं मिस कर रहा हूँ। ये सब बिग बॉयज है, यू नो द एडवेंचर के मतलब महारत जिनको मिली हुई है एंड इट कम्स विद अ बिग प्राइस, बट या दीज आर द बिग टॉयज। पर जैसे कि कहते हैं कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, आई थिंक ये वैसे सुपरमैन की लाइन है पर इट्स अ वेरी प्रैक्टिकल लाइन कि जितनी आपके पास ताकत बढ़ती चली जाती है उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ती रहती है। सो ग्रेट पावर्स को एंजॉय करने से पहले मेरे को ऐसा लगता है कि स्मॉल पावर्स मतलब कि कम पावर्स को पहले आप समझ लें, जिससे कि आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझ जाएं, अपने मैं कह सकूं जैसे कि ड्राइविंग को समझ सकें, हैंडलिंग को समझ सकें, बहुत सारी चीज़ें जो आप समझ लें पहले कम पावर में जो ईजी होगा आपके लिए, देन गोइंग डायरेक्टली टू द बिग पावर्स, बिगर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। है कि नहीं? सही बात है कि नहीं? शायद बहुत से लोग एग्री नहीं करेंगे, कुछ लोग बोलेंगे नहीं सर सीधे एकदम टॉप पे जाना है। देखो अगर सीधे टॉप पे जाना है तो बेस्ट ऑफ लक, मैं उसमें आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाऊंगा, पर शायद बहुत सारे चैनल होंगे। पर अगर किसी को स्टेप बाय स्टेप चलना है तो वो मेरे को लगता है कि सही तरीका है और उस पर हम आगे बात करते हैं। और जैसे कि मैंने आपको अभी रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करी, जो बिग पावर मतलब कि बिग पावर का मतलब ये है कि बड़ी इंजन की बड़े पावरफुल बाइक्स के साथ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आती हैं, इसी तरीके से वो जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो क्या हैं? मोटे तौर पे वो हैं आपकी उस पावर को हैंडल करना, उस भारी बाइक को हैंडल करना और उसमें जो वो एक्स्ट्रा फीचर्स होते हैं उनको प्रॉपर्ली यूज करना। और वो आप तब कर पाओगे जब आप अपनी बाइक पे आपको प्रॉपर्ली कॉन्फिडेंस है। वो कहते हैं ना जब तक बेसिक चीजों पे कंट्रोल नहीं होगा जब तक आप फैंसी चीजों पे नहीं जाओगे। और अभी तक आप सोच रहे होगे सर वी-स्टॉर्म की तो आपने बात ही नहीं करी है। आ रहा हूँ पहले मैं एक भूमिका बना लूं, पहले मैं आपको समझा लूं कि मैं किन पर्सपेक्टिव को लेके, किन पॉइंट्स को लेके, किन चीजों को लेके मैं वी-स्टॉर्म 250 का मेरे दिमाग में एक नाम आया है, वो क्यों। ऐसे ही नहीं कि बस मैं चलाता हूं, मेरे को लगता है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं। सो कमिंग बैक टू द अर्लियर पॉइंट की जो एडवेंचर बाइक्स होती हैं, खासतौर से टूरिंग एडवेंचर, मैं इसमें ऑफ रोडिंग वाली ही नहीं कर रहा हूँ। एक होती है प्रॉपर ऑफ रोडर्स जो होते हैं कि जैसे कि आप कह सकते हो जैसे एक्सपल्स 200 है, इनफैक्ट इवन हिमालयन है, ESG एडवेंचर है, वो थोड़ी ज़्यादा ऑफ रोडिंग वाली है। मैं एडवेंचर टूरर बोल रहा हूँ, थोड़ी सी जो कह सकते हो स्पोर्ट्स टूरर की तरफ और ऑफ रोडिंग के बीच में। मतलब ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ हाईवेज पे चलने के लिए, रोडिंग करने के लिए भी है और हाईवेज पे चलने के लिए, उन बाइक्स की बात। तो यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, अब मैं उन पॉइंट्स को रट लेता, लिखे मैंने ही है, इससे अच्छा मैं देख के बोल दूँ तो ज़्यादा बेटर है। सो जो आपकी एडवेंचर बाइक है, देखो उसमें क्या होना चाहिए, टॉल स्टांस होना चाहिए। टॉल स्टांस मतलब कि आराम से ऊंचे SUV की तरह, मतलब ऊपर बैठे हो
जिससे कि आप दूर तक देख सकते हो। उसके बाद जो आपका बैठने का पोस्चर है वो सीधा होना चाहिए कि जिससे कि आप ज़्यादा आगे की तरफ नहीं झुके हुए हो ना पीछे की तरफ, उस टाइप का पोस्चर एकदम स्ट्रेट होना चाहिए। उसके बाद उस पोस्चर को, स्टॉल स्टांस को कंफर्टेबल रखने के लिए हाईवेज पे उस पर आपको अच्छी एक विंड प्रोटेक्शन चाहिए, ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा चाहिए, क्योंकि नेचुरली उस बाइक को लेके जब आप ऑफ रोडिंग ट्रेल्स पे जाओगे तो वाटर क्रॉसिंग वो सब चीज़ें करोगे तो ग्राउंड क्लियरेंस इज मस्ट, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है। उसके बाद सस्पेंशन, नेचुरली जब आप हाईवेज पे होगे और जब आप ऐसी जगह जा रहे हो तो आपके सस्पेंशन इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो काफ़ी कुछ डिफाइन करेंगे आपकी राइड क्वालिटी को। उसके बाद पावर, इनफ पावर होनी चाहिए कि आपको हाईवे पे भी अच्छे क्रूज कर सको, पहाड़ों में ऐसी ट्रेल्स पे या कहीं भी आप जा रहे हो जहाँ पे आपको चढ़ना है तो वहाँ पे कंफर्टेबली आपकी बाइक चढ़ जाए। ऐसा नहीं हो कि आप बस ज़रा रुकना, ज़रा धक्का लगा लूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इनफ पावर होनी चाहिए। तो पावर की अब कोई लिमिट नहीं है, किसी के लिए इतनी ज़्यादा है, किसी के लिए इतनी कम है, पर एक होती है कि डिसेंट। उसके बाद एक और चीज़ आ जाती है, वो है टायर्स। नेचुरली आपके जब आप एडवेंचर टूरिंग कर रहे हो, क्योंकि आप थोड़ा सा ऑफ रोड और उस टाइप में भी जाओगे, हाईवे पे जाओगे, तो आपको डुअल पर्पस टायर्स हो तो ज़्यादा बेटर है। उसके बाद आ जाता है रेंज, नेचुरली कि आपकी कितना एवरेज देती है, कितने लीटर की टंकी है, तो बिना मतलब एक रिफ्यूल से दूसरे रिफ्यूल के बीच में आप कितने किलोमीटर चल सकते हो। ऐसा ना हो कि एवरेज कम है, छोटी टंकी है, आपको हर 200 किलोमीटर बाद आपको पेट्रोल भराना पड़ रहा है, तो वो भी एक हेडेक है। सो अच्छी रेंज होनी चाहिए, क्योंकि आप टूरिंग करोगे, आप एडवेंचर टूरिंग करोगे और डिस्टेंस जाओगे तो आप काफ़ी एसेसरीज़ भी लगवाओगे, अपना लगेज सिस्टम से लेके, लाइट सिस्टम से लेके, इंजन गार्ड्स और हैंड गार्ड्स, बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो टूरिंग पे लोग एसेसरीज़ लगाते हैं, जिसके बहुत के बेनिफिट्स हैं। कुछ ऐसी टाइम पास होती हैं और बहुत के बहुत बेनिफिट्स होते हैं, तो वो सब भी अवेलेबिलिटी मार्केट में होनी चाहिए और आपके बाइक में वो चीज़ें लगाने के ऑप्शंस होने चाहिए। उसके बाद दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है, वो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है रिलायबिलिटी। बाइक रिलायबल भी होनी चाहिए। जब आप ऐसी जगह घूमने जा रहे हो, इधर उधर जा रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है आपको हर जगह कहीं सर्विस सेंटर मिलेगा या कुछ होगा, तो रिलायबल बाइक होनी चाहिए। ऐसी नहीं कि आए दिन दिक्कत आ रही है, समझ रहे हो। और सर्विस नेटवर्क भी हो कि अगर बाई चांस दिक्कत आ भी जाए तो एटलीस्ट इतना दूर भी ना हो सर्विस नेटवर्क, तो सर्विस नेटवर्क भी। तो ये सब चीज़ें, सारे पॉइंट्स मेरे को लगा। अब आ जाती है बात वी-स्टॉर्म 250 की, जो आप इतनी देर से सोच रहे थे कि सर वी-स्टॉर्म 250। अब ये जो सारे पॉइंट्स मैंने आपको बताए ना, इसमें कहीं ना कहीं वी-स्टॉर्म 250 चेकलिस्ट में ओके है। फिर से मैं उन्हीं पॉइंट्स पे आता हूँ। टॉल स्टांस है, अच्छी विजिबिलिटी है सामने, नो डाउट अबाउट इट। उसके बाद ग्राउंड क्लियरेंस एकदम बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं, नीचे से कुछ भी निकल जाए पता भी नहीं चलेगा। उसके बाद कंफर्टेबल राइडिंग पोजीशन है, आप स्ट्रेट बैठते हो, अपनी हाइट के हिसाब से आप हैंडल बार राइजर्स लगा सकते हो। जैसे मेरी थोड़ी सी हाइट 5-10 है, तो हैंडल अगर आपको हल्का सा नीचे लग रहा है तो आप उसमें राइजर लगा लो, तो आपका हैंडल थोड़ा ऊपर हो जाएगा, तो आप और कंफर्टेबल हो जाओगे। क्योंकि कंपनी क्या है कि हर हाइट के हिसाब से एडजस्ट नहीं कर सकती, तो राइजर्स आते हैं उसके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद आपकी पावर डिसेंट है, इनफ है। आपने मेरी राइड्स देखी होंगी, मैं इस बाइक को कहाँ कहाँ नहीं लेके गया, कैसी कैसी कंडीशंस में नहीं लेके गया। मेरे को लगता है बहुत डिसेंट पावर है, कोई टेंशन नहीं है। उसके बाद टायर्स, इसमें डुअल पर्पस टायर्स आते हैं, तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। रेंज अच्छी है, एवरेज बढ़िया है, ढंग से चलाओगे तो बहुत बढ़िया एवरेज है और वो कोई दिक्कत नहीं है। एसेसरीज़ मार्केट में बहुत हैं। जब मैंने ली थी, जब आई थी, तो एसेसरी उतनी अवेलेबल नहीं थी, पर अब मार्केट में एसेसरीज़ की खूब है, खूब बढ़िया, काफ़ी है, कोई टेंशन नहीं है। विंड प्रोटेक्शन बढ़िया, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है सस्पेंशन। आप लोग सोच ही रहोगे सर सस्पेंशन कब बोलोगे, सस्पेंशन कब बोलोगे। सस्पेंशन ठीक है, इसका नॉट वन ऑफ दी बेस्ट है, पर देखो सब कुछ तो नहीं मिलता है ना। पर सस्पेंशन हाँ कह सकते हो कि कुछ ऑफ रोडिंग के टाइम पे आपको थोड़ा स्टिफ लगेगा, बट हाईवेज पे उस स्टिफनेस की वजह से राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है, मैं बहुत बार बता चुका हूँ। तो जो उसका सस्पेंशन है वो थोड़ा सा डिबेटेबल है। मैं ओके हूँ, ठीक है। कभी कभी बहुत ही खराब रोड पे जब होते हो, बहुत ज़्यादा खराब रोड पे, तब आपको लगता है कि थोड़ा सॉफ्ट और होना चाहिए था। और एंड में आ जाती है बात दोस्तों एक रिलायबिलिटी की। रिलायबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को ऐसा लगता है सुजुकी की बहुत ही रिलायबल इंजन है, एकदम बढ़िया इंजन है और सर्विस नेटवर्क भी डिसेंटली फैला हुआ है। सो दोस्तों, अब सारा ये जो पॉइंट्स है, इसमें कहीं ना कहीं जो वी-स्टॉर्म 250 है वो सही से बैठती है। सो इन सारे पॉइंट्स की वजह से, और खुद मैंने चला के देखा, तो मेरे को ऐसा लगता है कि वी-स्टॉर्म 250 और इसका खासतौर से जो उसका वेट भी इसका बहुत ठीक है। मतलब सो जो नए बंदे हैं जो एडवेंचर टूरिंग में आना चाहते हैं, वो भले ही भारी बाइक चलाते हैं, मतलब मानो इनफील्ड चलाते हैं, 350cc चलाते हैं, इससे ज़्यादा भी चलाते हैं, कोई सी बाइक चलाते हैं, पर उनको एडवेंचर टूरिंग वाली बाइक चलानी है जिसमें आप स्ट्रेट बैठते हो, ऊंचे बैठते हो, तो इसमें ना बिल्कुल ही डिफरेंट है। सो यहाँ से अगर आप स्टार्ट करोगे और उसके बाद जैसे आप वर्सेस पे गए या उसके बाद आप
टाइगर पे गए, कहीं भी गए सुपर बाइक्स पे, तो आपको बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फील होगा और आप इजीली अडाप्ट कर पाओगे। और एक बार जब आप कंफर्टेबल हो जाओगे ना, मतलब इस 250 सीसी के इंजन से और इस बाइक के ओवरऑल चलाने के तरीके से, बैठने से एंड एवरीथिंग, देन यू कैन ऑलवेज अपग्रेड टू लिटिल मोर पावर। थोड़ी सी ज़्यादा पावर के लिए आप हमेशा अपग्रेड कर सकते हो, कि जिससे कि आपका जो हाईवेज, लेजी हाईवेज होते हैं, वहाँ पे आप और ज़्यादा तेज स्पीड से क्रूज कर सकते हो। और पावर से आप वही जो इंक्लिनेशन और जो पहाड़ों में ऐसे ट्विस्टीज है जहाँ आपको चढ़ानी है बाइक, मतलब वहाँ पे और कंफर्टेबली हो सकता है, आपके ओवरटेकिंग और इजी हो जाएगा। एंड एक्स्ट्रा फीचर्स जो आपको मिलेंगे बिग टॉयज़ में, उससे आप अपनी राइड्स मोर कंफर्टेबल कर सकते हो, ईजी कर सकते हो। सो यू कैन ऑलवेज अपग्रेड। और सही बताओ, एट द एंड टॉप की ना कोई लिमिट नहीं है, मतलब आप कहाँ तक अपग्रेड उसकी कोई लिमिट ही नहीं है, और कोई लिमिट होनी भी नहीं चाहिए। पर ये ज़रूरी है कि आप एवरी स्टेप जो जा रहे हो वो इन्जॉय कर रहे हो या नहीं, या सिर्फ वहीं देख रहे हो। इफ़ यू आर नॉट इन्जॉइंग दैट स्टेप, देन देयर इज समथिंग रॉन्ग। ये मत सोचना कि एक बार वो मिल जाए ना, वो तो बस फिर लाइफ सेट है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। कुछ मिलने से, मतलब कुछ मिलने से जो आप सोच रहे हो यार वो मिल जाए ना, एक बार वो मिल जाए, तो कुछ एक दो पल की खुशी है। पर अगर साथ रहने में अगर आप खुश नहीं हो, साथ रहने में अगर आप खुश नहीं हो, तो मेरे को ऐसा लगता है कि आप किसी गलत रास्ते पे निकल पड़े हो। और V-Storm 250 से ही अगर आपको पावर में अपग्रेड करना है, तो आप BMW 310 GS पे जा सकते हो। आप इनफैक्ट आपकी KTM 390 एडवेंचर पे जा सकते हो, जहाँ पे आपको ज़्यादा पावर मिलेंगे, कुछ फीचर्स भी ऐड हो जाएंगे। नेचुरली आपको उसके लिए ज़्यादा पे करना पड़ेगा, बट इट्स अ वन स्टेप अहेड। या फिर आप और भी ऊपर जा सकते हो, अपना टाइगर ले ली, जैसे मैंने आपको पहले बताया, आपने BMW ले ली, अफ्रीका ट्विन, ट्रांसलैब, जो भी आपका मन है वो ले ली, यू कैन अपग्रेड। और मैं तो ये तक बोलूँगा दोस्तों कि अगर आपका बजट है कि आप सीधे बजट में आप जैसे आप जनरली कोई बाइक अभी आप ऐसे नहीं चलाते हो, या आपको पहले ही बाइक में आना है, मैंने ऑलरेडी पहले एक वीडियो बना चुका हूँ। अगर आपको लगता है कि आपका बजट है कि आप 7, 8, 10 लाख की भी बाइक ले सकते हो, पर मैं स्टिल बोलूँगा दोस्तों कि पहली बाइक इतनी पावरफुल मत लेना। 250 सीसी भले ये ना लो, कोई भी लो, कम सीसी की बाइक चलाओ, ट्रैफिक को समझो, रोड को समझो, बाइक को समझो, अपने आप को समझो, उसके बाद वो वाला स्टेप लेना। प्लीज़ सीधे सुपर बाइक या उस लेवल पे मत जाना इंडियन रोड्स पे, एंड इट कैन बी वेरी स्केरी। बहुत सी चीज़ें समझनी होती हैं पहले, जब मैं आपको बता रहा हूँ, प्लीज़ ये चीज़ 6 महीने चला लो, सस्ती बाइक लेके, आपके लिए कोई दिक्कत है नहीं, आपके बजट में तो कोई है नहीं, आप बजट बहुत है, आप 6 महीने चला लो, 3 महीने चला लो, इसे लेके 2-4 1-2 ट्रिप मार लो, उसके बाद अपग्रेड कर लेना। पर स्टार्ट इसी से ही करना, V-Storm 250 से नहीं, कम सीसी की बाइक से। मैं ये नहीं कह रहा कि यही बाइक लो, यही बाइक लो, मैं सिर्फ अपना एक नज़रिया बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और सच्चाई तो यह है दोस्तों कि इंडिया में ना सीसी देखकर अपग्रेड होते हैं, कितने सीसी की है, आपको क्या चाहिए, ये इंसान को क्या चाहिए, वो ज़्यादा सोचते नहीं है इंडिया में। और दोस्तों फाइनली एट द एंड मैं एक ये बात बोलूँगा कि देखो, घूम फिर तो आप स्प्लेंडर पे भी सकते हो, स्कूटर पे भी घूम सकते हो, ठीक है, कोई मना ही नहीं है। पर पराठे में अगर आलू है तो मज़ा है, वरना तो अगर कोई इसमें चॉकलेट भी डाल देगा ना, तो पेट मना तो करेगा, है कि नहीं। तो